हेलो और स्वागत है इस स्पेशल लिटरेरी एक्सप्लेनर में। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं जॉन डन की फेमस पोएम द गुड मॉरो। ये एक ऐसी मास्टरपीस है जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फाउंडेशनल है। ये एनालिसिस टू द पॉइंट होने के साथ साथ प्योरली एग्जाम फोकस पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के सीधे कंटेंट पर चलते हैं और इस पावरफुल पोएम की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। कभी सोचा है कि क्या पास्ट की सारी रिलेशनशिप्स सिर्फ एक सपना थी? इस पोएम की शुरुआत इसी कमाल के कॉन्सेप्ट से होती है। अगर इसको आज के मॉडर्न टर्म्स में समझें तो पास्ट के क्रशेस एक मोबाइल ऐप के ट्रायल वर्जन जैसे होते हैं। कुछ बेसिक फीचर्स, थोड़ी बहुत खुशी, लेकिन जब ट्रू स्पिरिचुअल लव मिलता है तब रियलाइजेशन होता है कि एक्चुअल में प्रीमियम फुल वर्जन कैसा होता है। जॉन डन यही एग्जैक्ट थॉट अपनी इस पोएट्री के थ्रू सामने रखते हैं। अब एग्जाम के हिसाब से ये हार्ड फैक्ट्स बिल्कुल प्योर गोल्ड है और हमेशा टिप्स पर होने चाहिए। द गुड मोरो 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कलेक्शन के अंदर पब्लिश हुई थी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि डन ने ये तब लिखी थी जब वो लिंकन्स इन में एक स्टूडेंट थे। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है। हालांकि इसको लोग कभी कभी सोनेट बोल देते हैं, पर स्टैंडर्ड 14 लाइन्स के बजाय ये एक 21 लाइन्स की पोएम है जो 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और हर स्टैंजा में एग्जैक्टली 7 लाइन्स हैं। राइम स्कीम है ABABCCC। और अगर टाइप की बात करें तो ये एक ओबाइड है, यानी एक मॉर्निंग लव पोएम और मेटाफिजिकल पोएट्री का एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इस टाइमलाइन के माध्यम से स्पीकर की पूरी क्रोनोलॉजिकल जर्नी बिल्कुल साफ हो जाती है। स्टेज 1 है अर्ली पास्ट, जहां सिर्फ इमेच्योर चाइल्डिश कंट्री प्लेजर्स थे। स्टेज 2 है रीसेंट पास्ट, जिसको 7 स्लीपर्स दिन में सोना बताया गया है, मतलब डीप इग्नोरेंस की एक स्टेट। और फाइनली स्टेज 3 आती है प्रेजेंट मॉर्निंग में, जहां अचानक से ट्रू स्पिरिचुअल लव का अवेकनिंग होता है। ये सफर प्योरली फिजिकल इमेच्योरिटी से निकलकर स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंचने की एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है। इस ड्रामेटिक जर्नी की शुरुआत होती है इन आइकॉनिक ओपनिंग लाइन्स से। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। यहाँ स्पीकर लवर से सीधे बात कर रहा है। वो लॉजिकली ये सवाल कर रहा है कि इस डीप कनेक्शन की मिलने से पहले आखिर दोनों अपनी जिंदगी में कर क्या रहे थे? क्या दोनों अभी तक वीनिंग प्रोसेस में थे, यानी कि एकदम छोटे बच्चों की तरह मिल्क पर डिपेंड थे? ये पास्ट की उस अनअवेकन स्टेट को बहुत ही ब्यूटीफुली दर्शाता है। और यहीं पर डन एक बहुत ही ब्रिलियंट अल्यूजन यूज करते हैं, 7 स्लीपर्स डेन। ये दरअसल एक कैथोलिक लेजेंड है जहां 7 क्रिश्चियन यूथ्स रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए एक गुफा में छुप गए और करीब 200 साल तक सोते रहे। अगर इसको एक कंटेम्प्रेरी लेंस से देखा जाए तो ये वैसा ही है जैसे किसी हॉस्टल रूम में वीकेंड पर बिना किसी होश के लगातार बिंज स्लीपिंग करना, कंप्लीटली अनअवेयर कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। स्पीकर का मानना है कि सच्चा प्यार मिलने से पहले उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी ही एक इग्नोरेंट स्लंबर में थी। फिर शिफ्ट आता है स्टांजा 2 पर, जहां पोएम की टोन एकदम से बदल जाती है। ये गुड मॉरो सिर्फ एक आम सुबह वाली नमस्ते नहीं है, ये आत्माओं यानी सोल्स का रियलिटी में जागना है। पास्ट के आम रिलेशनशिप्स की तरह अब यहाँ कोई जेलसी नहीं है, किसी को खोने का डर नहीं है। पॉल द अपोस्टल के डिवाइन एगापिक लव के कॉन्सेप्ट की तरह ये ट्रू स्पिरिचुअल लव एक ऐसी फियरलेस स्टेट में ले आया है जहाँ किसी अलग एडवेंचर या वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं बची। सो द क्रूशियल पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोकॉस्म। एग्जाम में इस फिलोसॉफिकल पॉइंट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। माइक्रोकॉस्म का मतलब होता है जब एक छोटी सी एनक्लोज जगह पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है। इन न्यूली अवेकन्ड लवर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट टोटली फिट बैठता है। उनका वो छोटा सा कमरा अब एन एवरीवेयर बन गया है। जब पूरी दुनिया एक दूसरे के अंदर ही मिल गई है तो बाहर कुछ और ढूंढने की क्या ही जरूरत है। यहाँ द आउटर वर्ल्ड और द इनर वर्ल्ड का एक बड़ा शार्प कंट्रास्ट सामने आता है। रेनेसा के उस एक्टिव दौर में सी डिस्कवरर्स नई दुनिया खोज रहे थे। मैप्स पर कंटिन्यूसली नए नए वर्ल्ड्स ऐड हो रहे थे। बड़ी नॉइजी और एक्सप्लोरेशन वाली दुनिया थी। लेकिन उसके ठीक ऑपोजिट इन लवर्स का इनर वर्ल्ड एकदम क्वाइट और फोकस्ड बबल है। वो कहते हैं लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड। इस आउटर वर्ल्डली वैलिडेशन से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका फोकस कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट है और सिर्फ हियर एंड नाउ पर है। अब हम आते हैं स्टैंजा 3 में, जहां एक बेहद इंटीमेट विजुअल क्रिएट किया गया है। स्पीकर और लवर एक दूसरे की आंखों में इतने डीपली देख रहे हैं कि उन्हें खुद का रिफ्लेक्शन वहां नजर आता है। ये म्यूचुअल रिफ्लेक्शन प्योर इक्वालिटी और यूनिटी को सिंबलाइज करता है।
उनके ट्रू प्लेन हार्ट्स उनके चेहरों पर साफ पड़े जा सकते हैं। यहाँ कोई डिसेप्शन, कोई माइंड गेम्स या पावर प्ले नहीं चल रहा, सिर्फ एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी है। इसी इक्वालिटी को बेस बनाकर डन अपनी सबसे फेमस मेटाफिजिकल कंसीट सामने लाते हैं, द परफेक्ट हेमिस्फीयर्स। कार्टोग्राफी यानी मैप मेकिंग का क्लेवरली यूज करके वो लवर्स को एक ग्लोब के दो परफेक्ट हाफ्स से कंपेयर करते हैं। यहाँ एक एडवांस्ड एग्जाम फैक्ट याद रखना जरूरी है। कुछ एकेडमिक्स जैसे रॉबर्ट एल शार्प मानते हैं कि ये रेफरेंसेस कॉर्डिफॉर्म यानी हार्ट शेप्ड मैप्स पर आधारित हैं, जो उस टाइम पर मल्टीपल वर्ल्ड्स दिखाते थे। वहीं क्रिटिक जूलिया एम वॉकर का कहना है कि डन एक सिंगल वर्ल्ड मैप की ही बात कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन चाहे जो भी हो, और पॉइंट ये है कि जिस तरह दो हेमिस्फीयर्स जुड़कर एक परफेक्ट अर्थ बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये दोनों लवर्स मिलकर अपना एक कंप्लीट फ्लॉलेस वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कुछ ऐसी डिटेल्ड मेटाफर्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल हैं। उनकी इस मेटाफिजिकल दुनिया में जो टू बेटर हेमिस्फीयर्स हैं, वहाँ कोई शार्प नॉर्थ नहीं है। शार्प नॉर्थ का मेटाफोरिक मीनिंग होता है कोल्डनेस, बिटरनेस या लवर्स के बीच के झगड़े, और ना ही वहाँ कोई डिक्लाइनिंग वेस्ट है। डिक्लाइनिंग वेस्ट सनसेट को यानी फेडिंग या डाइंग लव को सिंबलाइज करता है। तो बेसिकली इनका प्यार ना कभी कोल्ड पड़ता है और ना ही कभी खत्म होता है। इस परफेक्शन और इमॉर्टैलिटी के आइडिया को साइंटिफिकली बैक करने के लिए मिडीवल साइंस को लाया गया है, स्पेसिफिकली थॉमस एक्वाइनस की थ्योरी को। इस स्कोलास्टिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में सिर्फ वही चीजें डीके होती हैं या मरती हैं जो पोरली या इम्प्रॉपरली मिक्स्ड होती हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स परफेक्टली बैलेंस्ड हैं तो वो कंपाउंड इमोर्टल बन जाता है। डन इस हेवी फिलॉसफिकल और साइंटिफिक थ्योरी को सीधा अपने रोमांटिक लव पर अप्लाई कर देते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि उनका म्यूचुअल बॉन्ड बिल्कुल इंडिस्ट्रक्टिबल है। और यही सॉलिड लॉजिक पोएम की आखिरी पावरफुली कॉन्फिडेंट लाइंस में दिखता है। अगर इनका प्यार एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है और दोनों एब्सोल्युटली इक्वल पैशन शेयर करते हैं, जहां कुछ भी स्लैकन नहीं होता या कमजोर नहीं पड़ता, तो फिर सिंपली द लव कैन नॉट डाई। उनका यही इक्वल प्रोपोर्शन वाला लव उस स्कोलास्टिक थ्योरी के हिसाब से टेक्निकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से बिल्कुल इमॉर्टल हो चुका है। अगर इस पूरे एवोल्यूशन को समराइज किया जाए तो पोएम का कोर कॉन्फ्लिक्ट एकदम क्लियर हो जाता है। एक तरफ है फिजिकल लव, जिसे इरोस भी कहते हैं, जो पास्ट में था, चाइल्डिश, टेम्पररी और एक फ्लीटिंग सपने की तरह। दूसरी तरफ है प्रेजेंट का स्पिरिचुअल लव यानी डिवाइन अगापे, जो मैच्योर है, इंटेलेक्चुअल है, सेल्फ सफिशिएंट है और अल्टीमेटली इमॉर्टल है। स्पीकर पास्ट के फिजिकल फॉर्म को भूलता नहीं है, बल्कि दिखाता है कि कैसे उससे आगे बढ़कर इस डिवाइन परफेक्टली मिक्स्ड स्पिरिचुअल स्टेट तक पहुंचा जा सकता है। Now, what's really interesting about this is कि ये बुलेट पॉइंट्स एग्जाम रेडीनेस के लिए परफेक्ट चेकलिस्ट है। मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स जैसे हेमिस्फीयर्स और कॉर्डिफॉर्म मैप्स का कॉन्सेप्ट टी.एस. एलियट द्वारा पॉइंट आउट की गई यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, जहां इंटेलेक्ट और डीप इमोशन को सक्सेसफुली ब्लेंड कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रामेटिक मोनोलॉग स्ट्रक्चर और फिगर ऑफ स्पीच जैसे सिनेक्डोक, जहां वेकिंग सोल्स प्योर इंसान को रेफर कर रहा है, और डेफिनेटली हाइपरबोली। एग्जाम्स के लिए इन टेक्निकल टर्म्स को मिस बिल्कुल नहीं करना है। इस कमाल की लिटरेरी जर्नी को कंक्लूड करते हुए एक डीप क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगर परफेक्टली बैलेंस्ड लव अपने आप में एक इमॉर्टल यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, जहां मिडीवियल लॉजिक और इंटेंस इमोशन दोनों शामिल हैं, तो क्या मॉडर्न रोमांस में थोड़े और लॉजिक की जरूरत है या और ज्यादा पैशन की? शायद बेस्ट आंसर दोनों का परफेक्ट बैलेंस ही है। इसी थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहाँ रैप अप करते हैं। उम्मीद है इन डिटेल्स से आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल गई होगी। हैप्पी स्टडिंग।